today we are going to discuss about injection KCl. So first of all, what is KCl? KCl is potassium chloride. जब भी पेशेंट को हाइपोकैलेमिया होता है तभी इंजेक्शन दिया जाता है. So first of all, what is a normal potassium level? So normal potassium level in our blood is 3.5 to 5 milli equivalent per liter. जब भी हमारी बॉडी में 3.5 से बॉडी लेवल पोटाशियम का कम होता है तो हम पेशेंट को कुछ पोटाशियम के सप्लीमेंट्स पे लगाते हैं. पोटाशियम ओरली फॉर्म में भी दिया जाता है और आईवी फॉर्म में भी. सो बेसिकली आज हम आईवी फॉर्म में जो पोटाशियम क्लोराइड के इंजेक्शन लगाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द जेनेरिक नेम इज द पोटाशियम क्लोराइड. It is available in the injection form. So the drug class is, it comes under the electrolyte and the potassium supplements. So ये अलग अलग फॉर्म में अवेलेबल होता है, जैसे कि एक एम्प्यूल होता है, ये 10 ml में भी आता है और 20 ml में भी. जो इसकी कंसनट्रेशन है वो मोर मिली इक्विवेलेंट में होगी. जैसे 1 ml में इक्वल्स टू 2 मिली इक्विवेलेंट पर ml, ऐसे इसकी कंसनट्रेशन आती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? सो पोटाशियम का एक मेन रोल है हमारी नर्व कंडक्शन में, नर्व इम्पल्सिस में एंड सेलुलर फंक्शंस में. ये इसकी मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी एक मेजर कंट्रीब्यूशन है एंड कार्डिक मसल को ये कंट्रोल करता है. पोटाशियम के इम्बैलेंस की वजह से कार्डिक अरिथमियास देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि वेंट्रिकुलर अरिथमिया, सिस्टोली एक्सेट्रा. सो जो पोटाशियम है एक इंट्रासेलुलर कैटाइन है और इसका जो कंसंट्रेशन है वो एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रासेलुलर क्या था, सेल के अंदर जो पोटाशियम का कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इंट्रासेलुलर कैटाइन कैटेगरी में रखते हैं हम इसको. और एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब ब्लड में जो इसका जो लेवल है वो 3.5 to 5 मिलीग्राम पर लीटर होता है. और जब ये फ्लक्चुएट करता है 3.5 से कम तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोकैलेमिया. एंड अगर ये 5 से ज़्यादा हो जाता है तो हम इसको बोलते हैं हाइपरकैलेमिया. तो नेक्स्ट, व्हाट आर द इंडिकेशंस? अब फर्स्ट इंडिकेशन इज ऐसी कंडीशन जिसमें जो पोटाशियम लॉस होता है फ्रॉम द बॉडी. फर्स्ट, जैसे कि पेशेंट डाययूरेटिक थेरेपी में है, इसमें ड्रग्स आती हैं. फर्स्ट इज लोप डाययूरेटिक. लोप डाययूरेटिक का एग्जाम्पल है फुरोसेमाइड. फुरोसेमाइड जो है वो बॉडी से पोटाशियम लॉस करवाती है, मतलब पोटाशियम एक्सक्रीट हो जाता है यूरिन में, जिसकी वजह से हाइपोकैलेमिया देखने को मिल जाता है. इसके अलावा थायराइड डाययूरेटिक्स होते हैं, डायरिया और वॉमिटिंग जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस होते हैं, और इसमें पोटाशियम एक मेजर इलेक्ट्रोलाइट है जो लॉस हो सकता है. इसकी जो रिप्लेसमेंट के लिए, पोटाशियम के रिप्लेसमेंट के लिए हम इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट करवाते हैं, विच इज इन द फॉर्म ऑफ आईवी पोटाशियम क्लोराइड. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट कि हम ऑरली रिप्लेस करवा सकते हैं या हम आईवी इन्फ्यूजन के थ्रू. सो नेक्स्ट, कुछ ऐसी कंडीशंस जैसे कि पेशेंट की सर्जरीज हो रखी है और मेडिकल ट्रीटमेंट पे चल रहा हो, लाइक जैसे टीपीएन की जब इन्फ्यूजन देती है तो इसकी वजह से हाइपोकैलेमिया होने का रिस्क रहता है, तो इसलिए हम पेशेंट को पोटाशियम क्लोराइड दे सकते हैं. एंड डायलिसिस में जो पोटाशियम लॉस होने की वजह से हाइपोकैलेमिया को देखने को मिल सकता है, तो प्रिवेंट द हाइपोकैलेमिया हम पेशेंट को केसीएल पे रख सकते हैं. नेक्स्ट इज कार्डिक अरिथमिया. बेसिकली जो कार्डिक अरिथमिया है दैट मे बी ड्यू टू द डिक्रीज लेवल ऑफ द पोटाशियम, और इसमें हाइपोकैलेमिया में जो प्रोमिनेंट व्यू वेव देखने को मिल सकती है हमें ईसीजी रिदम में. सो इसलिए हम पेशेंट को पोटाशियम क्लोराइड पे रख सकते हैं. एंड नेक्स्ट वन इज एसिड बैलेंस डिसऑर्डर. अब पोटाशियम है वो उसका जो मेजर रोल प्ले करता है वो एसिड बेस इम्बैलेंस में, मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में. बेसिकली होता क्या है, जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है उसमें हाइड्रोजन आयन जो होता है वो एसिडोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. अगर ब्लड में हाइड्रोजन लेवल के आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो एसिडोसिस की कंडीशन हो सकती है. सो बेसिकली जो हाइड्रोजन आयन है जो सेल के अंदर जाएगा और इसके
एक्सचेंज में जो पोटाशियम है वो सेल के बाहर आ जाएगा। तो जिसकी वजह से जो पोटाशियम का कंसंट्रेशन है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा हो जाता है, और जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में अगर हम टेस्ट करते हैं तो हमें हाइपरकैलेमिया देखने को मिल सकता है, मतलब इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ पोटाशियम आयन इन द ब्लड। सो जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्रिएट कर सकती है हाइपरकैलेमिया, एंड इन रिवर्स जो हाइपोकैलेमिया किसमें देखने को मिल सकता है, फिर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में। सो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज डोसेस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। सो बेसिकली जो डोज है पोटाशियम क्लोराइड की वो 10 मिलीक्विवेलेंट पर लीटर से हम अगर बेसिकली कभी भी हमें पोटाशियम क्लोराइड को अनडाइल्यूटेड नहीं देना और कभी भी इसको आईवी टिच के मेथड से नहीं देना। तो इसको हमेशा डाइल्यूट करके देना है इसके कंपैटिबल सॉल्यूशन में, दैट इज NS 0.9% और 5% डेक्सट्रोज। सो फर्स्ट पॉइंट इज डोंट पुश IV एंड सेकंड पॉइंट इज नेवर एडमिनिस्टर पोटाशियम क्लोराइड इन द अनडाइल्यूटेड फॉर्म। इसके जो एम्प्यूल आती है वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में आती है, जैसे कि 10 ml की एम्प्यूल में जैसे 1 ml इज इक्वल टू 2 मिलीक्विवेलेंट पर लीटर। सो इसको हमेशा 100 ml, 200 ml, 300 ml अकॉर्डिंग टू द हॉस्पिटल प्रोटोकॉल्स हम इसको डाइल्यूट करके पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं। फोर्थ इज साइड इफेक्ट। अब साइड इफेक्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट साइड इफेक्ट इज आर द कॉमन लाइक द नोज़िया एंड वॉमिटिंग, जो पोटाशियम के चेंज होने की वजह से, शिफ्ट होने की वजह से पेशेंट को देखने को मिल सकता है। एंड थर्ड वन इज जो केसीएल जब हम इंजेक्शन देते हैं वो बहुत हार्ड टू वेन होता है, और इसको हम हमेशा जो लार्ज वेन है उसमें एडमिनिस्टर करते हैं, और हम कभी भी 10 मिलीक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा पेशेंट को नहीं देते। ओके, जिसका आईवी जो रूट है पेरिफेरल रूट के थ्रू हम 10 मिलीक्विवेलेंट से ज़्यादा नहीं देंगे, और सेंट्रल लाइन के वाया भी 20 मिलीक्विवेलेंट से एक्सीड नहीं करते, और अगर हम एक्सीड करते हैं तो हम बहुत सारे प्रिकॉशंस लेते हैं, जैसे कि ECG मॉनिटरिंग साथ के साथ। और जो कॉमन साइड इफेक्ट है इसका उसमें आती है पेन एट द इंजेक्शन साइट। अब जो इंजेक्शन साइट है वो रेडनेस, इन्फ्लेमेशन, उसमें से इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिल सकता है, एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेन इज नोन एज फ्लेबाइटिस। सो नेक्स्ट इज द सीरियस। अगर पोटाशियम का लेवल ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा, पोटाशियम की ओवरडोज हो जाएगी, तो हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। ये मसल वीकनेस है, फैटीग है, और जो कार्डियक को कंट्रोल करता है पोटाशियम, तो कार्डियक में हमें जो एरिथमियाज देखने को मिल सकते हैं। सो ये लीथल भी हो सकते हैं। सो दैट्स वाई हमें इसको मॉनिटर करते रहना पड़ता है ECG। नेक्स्ट इज द मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस that may be due to the shifting of the potassium in and out of the cells in exchange of the hydrogen ion. Contraindication, first contraindication is अगर हमारे लेवल में पोटाशियम का लेवल ज़्यादा है, अगर ब्लड में पोटाशियम का लेवल ज़्यादा है तो हमें कभी भी पोटाशियम क्लोराइड के पेशेंट को नहीं लेना। सो नेक्स्ट इज सीवियर रीनल इम्पेयरमेंट। अगर पेशेंट का जो रीनल फंक्शन है, किडनी जब प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रही, अगर हम इसको ऊपर से पोटाशियम क्लोराइड की इन्फ्यूजन देंगे तो जो बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएगा पोटाशियम, और जिसकी वजह से पोटाशियम का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा, एंड दिस में लीड टू द serious side effects of the KCL, that is the cardiac arrhythmia, which may lead to the death of the patient. So third point is Addison's disease. Now Addison's disease is a type of endocrine disease जिसमें जो एल्डोस्टेरोन है वो सिक्रीट नहीं हो पाता, और उसमें एल्डोस्टेरोन नहीं सिक्रीट हो पाता, जो अगर एल्डोस्टेरोन का भी मेजर रोल होता है हमारे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में। इन दिस कंडीशन अगर एल्डोस्टेरोन नहीं सिक्रीट हो पा रहा तो पोटाशियम ब्लड में से बाहर नहीं जा सकेगा, और जो वो रिटेन रह जाएगा इन आवर ब्लड, विच में लीड टू द हाइपरकैलेमिया। सो हमें कॉशन, अभी कौन कौन सी कंडीशन जिसमें हम प्रिकॉशंस लेने हैं। सो फर्स्टली रीनल डिसफंक्शन।
रीनल डिसफंक्शन में हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं? थ्रू द यूरिनरी आउटपुट। यूरिनरी आउटपुट जो नॉर्मल होती है वो 30 cc पर आवर होनी चाहिए पेशेंट की। एंड सेकंड पॉइंट इज रीनल फंक्शन टेस्ट, जिसमें क्रिएटिनिन लेवल का लेवल हम देखते हैं कि पेशेंट की किडनीज आर हेल्दी और नॉट। एसिड बैलेंस, acid base balance disturbances, if the patient is suffering from the metabolic acidosis or metabolic alkalosis, हम उस कंडीशन में जो पोटाशियम है वो कॉशन के साथ देंगे। मतलब बहुत सारी ऐसी कंडीशन, ऐसी चीज़ें यूज़ करेंगे जिससे हम कंटिन्यूसली मॉनिटर कर पाएँ। एंड थर्ड पॉइंट इज पेशेंट इज ऑन एस इनहिबिटर्स, पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। पोटाशियम स्पेयरिंग जो डायूरेटिक्स है उसमें एग्जाम्पल आती है स्पाइरोनोलैक्टोन, जो ये हमारे यूरिन में से पोटाशियम को हमारे ब्लड में वापस भेज देती है और जिसकी वजह से ब्लड में पोटाशियम का लेवल राइज हो जाता है। सो इन कंडीशंस में हम कॉशन यूज़ करेंगे विद यूज ऑफ द इंजेक्शन केसीएल। मॉनिटरिंग फर्स्ट पॉइंट है इसमें, जो पोटाशियम का लेवल हम मॉनिटर करेंगे तो नॉर्मल पोटाशियम का लेवल है एज आई टोल्ड यू 3.5 to 5 मिलीग्राम पर लीटर होता है, तो इसका हम कंटिन्यूसली मॉनिटर करेंगे। Second point is ECG monitoring. We should know what is a normal sinus rhythm and hypokalemia में कैसे होते हैं, hyperkalemia में कैसे ECG होती है। So basically hypokalemia में आपको जो prominent U wave है वो देखने को मिल सकती है। And hallmark of the hyperkalemia is the tall peaked T wave. इसमें prolonged peer interval हो जाएगा, क्यूरस कॉम्प्लेक्स है जो वाइड हो जाएगा एंड द टॉल पीक टी वेव देखने को मिलेगी। So we should know how to differentiate the ECG rhythm both in the hypo and the hyperkalemia. We should educate the patient कि अगर आपको fatigue, muscle cramps, irregular heartbeat जैसे symptoms देखने को मिल रहे हैं तो आपको immediately healthcare provider को बताना है, ठीक है, ताकि हम इसका टाइमली मैनर में ट्रीटमेंट कर पाएँ। रीनल फंक्शन इज अ इम्पोर्टेंट पैरामीटर जो हम मॉनिटर करते हैं इन द हाइपरकैलेमिया एंड हाइपोकैलेमिया, और जो पेशेंट केसीएल पे है तो इसमें हम सेम क्रिएटिनिन एंड यूरिनरी आउटपुट मॉनिटर करते रहेंगे। एंड नाउ व्हाट आर द नर्सिंग कंसिडरेशंस? एज अ नर्स आपको क्या क्या करना है? फर्स्टली, जब भी हम पोटाशियम को देते हैं कभी भी उसको अनडाइल्यूटेड फॉर्म में नहीं देना और कभी भी उसको आईवी पुश नहीं देना, बिकॉज अगर आपने आईवी पुश दे दिया तो पेशेंट जो है वो कार्डिक अरेस्ट में भी जा सकता है और पेशेंट की डेथ हो सकती है, इतना फास्ट रिएक्ट करता है। और नेक्स्ट पॉइंट इज हमें इंजेक्शन साइट का मॉनिटर करना है। अगर इसमें कोई भी इन्फिल्ट्रेशन और आपको इन्फ्लामेशन देखने को मिल रही है तो आपको इमीडिएटली पोटाशियम केसीएल ड्रिप को स्टॉप करना है और जो साइट है वो चेंज करनी है। और जो साइट है आप ऐसे चूज़ करोगे जिसमें लार्ज वेन हो, पेरिफेरल अगर आप यूज़ कर रहे हो तो, और इसमें जो डोज है वो 10 मिलीकुलन से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। सो ये बहुत इरिटेट होती है टू द वेन एंड इट कैन कॉज द फ्लेपाइटिस, सो यू शुड कंटिन्यूसली मॉनिटर इट। और थर्ड पॉइंट इज इसको कभी भी आईवी पुश नहीं देना, इसे हम स्लोली एडमिनिस्टर करते हैं। बेसिकली 2 to 4 आवर्स तक जाती है इसकी जो इन्फ्यूज़न है होती है, तो आपको इसको रैपिडली इन्फ्यूज़ नहीं करना। सो फोर्थ पॉइंट इज पेशेंट एजुकेशन। आपको पेशेंट को बताना है कि अगर आपको फैटीग, मसल क्रैम्प और पाल्पिटेशंस कुछ भी ऐसा आपको फील हो रहा है तो आपको इमीडिएटली रिपोर्ट करना है टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। सो नेक्स्ट पॉइंट इज इसकी जो रैपिड इन्फ्यूज़न है उसकी वजह से कार्डिक अरेस्ट हो सकता है। अगर आप इसको पेरिफेरल लाइन के थ्रू दे रहे हो तो 10 मिलीग्राम पर लीटर, एंड अगर आप सेंट्रली दे रहे हो तो 20 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं देना। अगर आपको इससे ज़्यादा देना पड़ रहा है तो कंटिन्यूसली आपको ईसीजी रिदम, आरएफटी, ये सारा कुछ मॉनिटर करना पड़ सकता है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज ड्रग इंट्रैक्शन। First drug is potassium sparing diuretics and the ACE inhibitors. Potassium sparing diuretic basically spare the potassium from the urine and secrete it into your blood. So इसका जो रिजल्ट है तो ब्लड में जो पोटाशियम का लेवल है वो राइज हो जाएगा। स्पाइरोनोलैक्टोन इज एन एग्जाम्पल एंड सेकंड ड्रग इज ACE inhibitors.
ACE inhibitors is a type of hypertensive medication जो पोटाशियम की एक्सक्रीशन को प्रिवेंट करती है एंड ब्लड में जो लेवल है वो ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। सेकेंड पॉइंट इज डाइजॉक्सिन। डाइजॉक्सिन इज अ कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। अगर पोटाशियम का लेवल ज़्यादा होएगा ब्लड में तो रिड्यूस करती है इफेक्टिवनेस ऑफ द डाइजॉक्सिन एंड इन द वाइस वर्सा अगर हाइपोकैलेमिया है वो इंक्रीज द रिस्क ऑफ द टॉक्सिसिटी, डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज NSAIDs. It can affect the kidney function and the potassium excretion. So apart from the drug interactions, अब हमें emergency management क्या क्या करनी पड़ सकती है। In the case of potassium overdose, KCl overdose, तो हमें इसका जो रेजिमेंट है वो फॉलो करते हैं हम। वी शुड नो व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द ओवरडोज। अगर मसल वीकनेस पेशेंट को देखने को मिल सकती है, पाल्पिटेशंस, ECG चेंजेस दैट आर टॉल पेक्टिव जो हमें हाइपरकैलेमिया के हॉलमार्क है। अगर ये सब सिम्टम देखने को मिलते हैं तो हमें इमीडिएटली पेशेंट को इन्फ्यूजन स्टॉप करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल्स हमें जो फॉलो करने हैं। फर्स्टली कैल्शियम ग्लूकोनेट आपका रेडी होना चाहिए, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड इंसुलिन इन द डेक्स्ट्रो सॉल्यूशन। ठीक है, जो ये जो हेल्प करता है पोटाशियम को सेल्स के अंदर शिफ्ट करता है फ्रॉम द ब्लड